हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवे। आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई के करंट अफेयर में पहला जो आर्टिकल है हमारे पास वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 69 ए के तहत। ये क्यों न्यूज में है इसे समझ लेते हैं। और ट्विटर का बगल में लोगो लगा हुआ है तो उसका इससे क्या संबंध है उसे भी समझ लेते हैं। सेक्शन 69 ए के तहत भारत सरकार ने ट्विटर को कुछ पोस्ट हटाने के आदेश दिए थे। कुछ टाइम पहले कुछ पोस्ट ऐसी थी जो भारत सरकार नहीं चाहती थी कि पब्लिश हो, भारत में चले, क्योंकि वो भारत विरोधी कहीं ना कहीं गतिविधियों में शामिल थी। ऐसी पोस्ट थी उस तरह की, तो वो भारत सरकार नहीं चाहती थी कि ये वायरल हो। तो इस वजह से ट्विटर को ये आदेश दिए गए थे कि इन पोस्ट को हटा दिया जाए। इसके विरोध में ये क्या करते हैं, ये कर्नाटक हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा न्यूज में आ गया। तो इसको समझते हैं कि ये है क्या चीज़। तो ये जो आईटी एक्ट है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि किस मंत्रालय के अंदर आता है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MEITY। ठीक है, इसको शॉर्ट में ये बोलते हैं। इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो ये हुई थी 1991 में। 1991 में पहली बार आईटी एक्ट आया था भारत में। आईटी एक्ट तो ठीक है, अभी न्यूज में है इसकी धारा 69A न्यूज में है। और ये ए जो है ना कैपिटल है, ध्यान रखना, ये बाद में जोड़ा गया है। ये इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो इस चीज़ को हमें पहले समझना है, क्योंकि इसके तहत हुआ है तो हमारे पेपर्स के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या है, तो 69A की अगर बात करें तो केंद्र सरकारों को किसी कंप्यूटर सोर्स से उत्पन्न प्रेषित मतलब ट्रांसमिट, प्राप्त या संग्रहित किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिस्क्रिप्ट करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। सिंपल है, अगर कोई इंटरनेट सोर्स है या कोई भी ब्राउज़र है उसमें या किसी प्रकार का अदर इक्विपमेंट है, इस पे कोई जानकारी या कोई डेटा है, अगर सरकार उसे रोकना चाहती है, कुछ आधार होंगे। आधार भी हम समझते हैं अभी कि क्या होंगे, उसके बेस होंगे कुछ। उन बेसों पे रोकने की, या तो ये रोक सकते हैं या तो मॉनिटर कर सकते हैं कि ये डेटा सही है कि नहीं है, हमारे देश के अनुकूल चल रहा है या नहीं है। वो सब चीज़ें देखने की इनको भारत सरकार को या केंद्र सरकार को इजाज़त मिलती है 69A के तहत। ठीक है, तो ये 69A को अच्छे से समझ लिया होगा आपने यहाँ पे। तो इस सेक्शन के तहत भारत सरकार ने ट्विटर को इसे डिलीट करने को कहा। तो ट्विटर ने क्या किया, ट्विटर कर्नाटक हाई कोर्ट चली जाती है और बोलती है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन कर रही है सरकार। यार, इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे समझ में तो नहीं आता, क्योंकि अगर यही चीज़ पाकिस्तान में हुई होती तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, ये हटा देते। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये एक डच पीपल हैं, क्या कहें, पॉलिटिशियन है ये। इनका नाम गर्ट बिल्डर है और इन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में कुछ ट्विटर पे लिखा था। तो उसके विरोध में पाकिस्तान ने इनको ये कहा कि इन्होंने जो लिखा है वो हमारे संविधान के तहत गलत है, हमारे देश की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। तो इनके जो जो भी उस समय इन्होंने ट्वीट किया था वो पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। बस सेम चीज़ भारत कह रहा है, यही बात है। और इसके अलावा भी कई लोगों ने कहा है, और पाकिस्तान में बैन हो जाती है, पाकिस्तान के ये लोग सुन लेते हैं बड़े अच्छे से। सरकार ने 69A, केंद्र सरकार जो है 69A का प्रयोग करेगी कब, क्या आधार होंगे इसके, ये भी देख लेते हैं। तो इसके जो आधार हैं वो हैं भारत की संप्रभुता या अखंडता के हित में भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा। इस तरह से कोई मामला है जो भारत की संप्रभुता या अखंडता के खिलाफ है, उसे रोका जा सकता है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है और कोई ऐसा ट्वीट कर रहा है, कोई ऐसा फेसबुक में या कहीं भी किसी भी प्रकार का बयान दिया जा रहा है। बयान हो सकता है कोई दे रहा हो, है ना, सोशल मीडिया पे दे सकता है या किसी टीवी प्रोग्राम में दे सकता है, या जैसे भी दे रहा है। तो ये बट आईटी के अंदर आना चाहिए वो चीज़। तो ये वाला हो सकता है। सार्वजनिक आदेश या इससे संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध हेतु उकसाने से रोकने के लिए। जैसे आजकल चलन है कि फेसबुक या व्हाट्सएप या ट्विटर के माध्यम से एक संगठन बना लेते हैं और उसमें बात करते हैं कि हाँ ये यहाँ पे करना, इस टाइप की रैली करनी, यहाँ पे दंगे करवाने, ऐसा। तो ये सब अगर होता है तो भी रोक सकती है। या
उस पर मॉनिटर कर सकती है कि भाई ये होने की संभावना है या नहीं है। इसके अलावा फ्रेंडली कंट्री जो है उनके साथ रिलेशन खराब ना हो, उसके बारे में कोई कुछ गलत सलत बोल रहा है उसकी उसमें उसको भी रोका जा सकता है। इसके अलावा कोई अपराधी है, अपराधी प्रवृत्ति का इंसान है, उसका ट्विटर है या व्हाट्सएप है या कोई भी अकाउंट वगैरह है, उसकी भी छानबीन सरकारें कर सकती हैं। तो ये सारे आधार हो सकते हैं और यही 4 आधार हो सकते हैं जिसके जिसके तहत सरकारें 69A का यूज कर सकती हैं और अदर नहीं कर सकती अभी तक। इसके अलावा केंद्र सरकार किसी मध्यस्थ पर, मीडिएटर पर भी धारा 69A का यूज कर सकती है। अब ये आप सोच रहे होंगे मध्यस्थ या मीडिएटर कौन होता है, उसको भी मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मध्यस्थ की लिस्ट काफ़ी लंबी है। जैसे कोई सर्च इंजन होगा, समझाता हूँ क्या है। ऑनलाइन पेमेंट हो, नीलामी साइट हो या कोई साइबर कैफे भी हो सकता है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन सेक्शन हो सकता है, इंटरनेट सर्विसेज हो सकती हैं, इसके अलावा नेटवर्क सर्विसेज हो सकती है, इसके अलावा वेब होस्टिंग भी हो सकती है। तो इन सब का क्या रोल है भाई, अगर कोई अपना चैनल बनाता है, अपना कुछ लोगों के साथ ग्रुप बनाता है और उसमें कोई देश विरोधी बात की जा रही है या समाज विरोधी बात की जा रही है, उसने एक होस्टिंग लेके रखी है, मान लो होस्टिंग लेकर के रखी है, ठीक है। अब उस होस्टिंग का क्या, कहीं से तो ली होगी, उसके जरिए उसने एक वेबसाइट बनाई है, इस होस्टिंग को भी रोक सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। टेलीकम्युनिकेशन की अगर बात करें, टेलीकम्युनिकेशन क्या हो सकता है, तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज मतलब अगर जैसे कोई टीवी में प्रोग्राम आ रहा है, उसमें कुछ ऐसा बात कही जा रही है, ठीक है, तो ये इसको भी रोका जा सकता है। रोकने के आधार वही होंगे, उन चारों में से कोई अगर आधार मिलते हैं जो मैंने शुरू में बताया तो ही रोक सकते हैं, वरना नहीं रोक सकते, नहीं तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ चलाएगा, सिंपल। फ्रीडम ऑफ स्पीच किस आर्टिकल के तहत आती है वो हम आगे बात करते हैं। ओके, इसमें कुछ संशोधन की बात कर लेते हैं। ये 1991 में बना, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब ये बना था तो इतने कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह ये सब चीज़ें उतनी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, तो वो सब पे रोक लगाने में ये सक्षम नहीं था उस समय। तो इसमें 2000 में एक संशोधन हुआ। अच्छा, मैंने 2004 बोला था शुरू में, ये 2000 होगा, ठीक है, गलती से बोल दिया था। इसमें एक संशोधन करके 69A जोड़ दिया गया, ठीक है, जिसके तहत इंटरनेट वगैरह सब आ गए, जो जो अभी मैंने बताया वेब होस्टिंग वगैरह, वो सब इसके अंतर्गत आ गए, ठीक है। इसके बाद 2014 नहीं 2011, ठीक है, 2011 में थोड़ा सा और एक और संशोधन हुआ और इसके तहत क्या किया, मध्यस्थ जो होते हैं ना, पहले इसमें लिखा ये क्लियर नहीं था कि मध्यस्थ कौन होंगे, मीडिएटर कौन होंगे, उसकी परिभाषा को एकदम क्लियर कर दिया गया। अभी अभी की जो हालत है, क्योंकि आगे चल के वो चीज़ें बदलेंगी तो इसमें भी संशोधन करना ही पड़ेगा। अभी की जो हालत है उस हिसाब से मीडिएटर कौन कौन होंगे उसको परिभाषित कर दिया गया कि ये वेब सर्वर ये सब के सब मीडिएटर में आएंगे और अगर हमें ब्लॉक करवाना पड़ा तो इन्हें ब्लॉक करवाया जा सकता है या उस कंपनी को हम आदेश दे सकते हैं कि ये वाला हमारे देश के हित में नहीं है, इसको बंद करो, ठीक है। दूसरी न्यूज जो है हमारे पास वो है दूसरा आर्टिकल गीगा मेश को लेकर। ये गीगा मेश क्या है उसको समझते हैं। गीगा मेश एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टूल होता है, जिसे अगर आप 2D में कोई चीज दे दो, कोई जैसे ये सामने ये है, इसका 2D में रहा होगा, मान लो इस ये 2D में दे दो तो इसको वो 3D में 98% दक्षता के साथ ये इसको बना करके दे देता है, ठीक है। 2D को 3D में कन्वर्ट कर देता है। तो सिंपल ये चीज है, 2D को 3D में कन्वर्ट करेगा, ये चीज है ये। लेकिन जो इंडिया में प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वो थोड़ा इससे अलग है, उसके बारे में समझते हैं। हालांकि इसका जो मीनिंग था गीगा मेश का वो मैंने बता दिया आपको। इसमें क्या है, हाल ही में एस्ट्रोम नाम की एक संस्था है भारत में, इसके बारे में ज़्यादा गूगल में कुछ मिलने वाला है नहीं आपको। एस्ट्रोम ने भारत के 15 गाँव के साथ गीगा मेश नेटवर्क सॉल्यूशन नामक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है उससे समझते हैं। गीगा मेश दूर दराज गाँव में 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुलभ बनाएगा और सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये चीज़ है इसमें। सवाल हो सकता है सर जियो हर जगह चल रहा है तो इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है, जियो चल रहा है लेकिन इसकी जो स्पीड होगी ना वो फाइबर वाली होगी। जियो फाइबर आपने सुना होगा,
जियो फाइबर, ठीक है, वो केबल के माध्यम से आता है, लेकिन ये केबल के माध्यम से नहीं होगा, ये होगा वायरलेस, ठीक है। वायरलेस में इतनी तेज स्पीड दे पाना संभव नहीं होता है और वो काफ़ी महंगा पड़ता है। इंटरनेट के माध्यम से वो सैटेलाइट के माध्यम से दिया जाता है, उसकी स्पीड तेज भी होती है, लेकिन जो वायर से आता है, जो हमारे घरों में फाइबर लगाया जाता है, उसकी स्पीड 30 एमबीपीएस, 100 एमबीपीएस, 150 एमबीपीएस, इससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो तो आपके प्लान के ऊपर है कि आप कितने का लेते हो। खैर, तो इस तरह की स्पीड होती है इसमें। लेकिन ये वाला जो है ना, अगर बिना बिना केबल के हम बात करें तो इसकी स्पीड इतनी नहीं होती, 2 एमबीपीएस, 3 एमबीपीएस, और इससे ज़्यादा कितनी ही जाएगी। लेकिन ये वाला जो टूल डेवलप कर रहे हैं ये लोग, जो सोल्यूशन डेवलप कर रहे हैं, अभी 15 गाँव को लेके चल रहे हैं। पहले इस पे ये लोग काम करेंगे, जब ये सक्सेस हो जाएंगे तो फिर इसको आगे बढ़ाने का भी सोचेंगे, ठीक है। ये एक तरह से सरकारी परियोजना है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये भारत सरकार थोड़ा ये सब इधर उधर कर रही होगी, ज़रूरी भी है। तो 15 गाँव को लेकर के ये लोग चल रहे हैं, और ये लोग बिना ये ऐसा एक टेक्नोलॉजी इजाद करना चाहते हैं कि दूर के जो गांव हैं, शहर में तो चलो ठीक है मिल भी जाएगा, लेकिन जो दूर दराज गांव हैं वहाँ ऐसी व्यवस्था की जाए कि वायरलेस नेट मिले, वो भी फाइबर की स्पीड से। तो ये वाला काम यहाँ पे किया जा रहा है एस्ट्रोम नाम की संस्था के द्वारा। और कौन कौन जुड़ा है वो हम पहले बात कर चुके हैं इनके साथ। गीगा मैश नेटवर्क सॉल्यूशन है, ठीक है, GNS है। वो एस्ट्रोम तो कर रहा है, लेकिन एस्ट्रोम के साथ और कौन सी संस्थाएं कर रही हैं उनका भी नाम जानना जरूरी है, क्योंकि तीन और हैं जो हमारे देश की जानी मानी संस्थाएं हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा जानना हमारे लिए जरूरी है कि कौन कौन सी संस्थाएं इसके साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है इनके साथ। इसके अलावा ART पार्क, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सभी पेपर के लिए। आर्ट पार्क नाम की एक संस्था है, इसके बारे में, इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, ये इसका नाम है। और तीसरा है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, TIH, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, ठीक है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब तीसरा है। तो ये तीन है, ये तीन इसका सपोर्ट कर रही हैं, किसका, ये स्ट्रॉम का, इसको बनाने में, और ये 15 गांव में प्रोजेक्ट चलाने में इसकी हेल्प कर रही है। फिर आगे चलते हैं और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इसके बारे में अभी पूछे जाने की संभावना कम है। ये नई योजना है, नई परियोजना के तहत ये बनाया गया है आर्ट पार्क, इसके बारे में जानना जरूरी है। ओके, आर्ट पार्क को जान लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IICS, वही उसके बारे में हमने पढ़ा था, IISC बेंगलुरु द्वारा AI तथा रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए यह एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है ये वाला। किस क्षेत्र में किया जा रहा है, रोबोटिक्स। और इन्होंने कोविड-19 के दौरान एक बहुत अच्छा काम किया है, एक्सरे सेतु नाम का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो कुछ ही सेकंड में कोविड-19 के प्रति 96% एफिशिएंसी के साथ, 98%, 98 पॉइंट समथिंग 86% एफिशिएंसी के साथ किसी भी व्यक्ति के चेस्ट का एक्सरे निकाल सकता है कि उसको कितना कोविड-19 है। और मतलब वो सबसे मेन क्या, यहाँ चेस्ट में ही वो अटैक करता है, तो उसके बारे में वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकता है। उसकी दक्षता होगी, इफिशियंसी होगी 98%। ये अच्छी उपलब्धि थी, ये थी। इस चीज़ के लिए ये न्यूज़ में था, इससे याद होना चाहिए। ये किसके साथ मिलकर के काम करता है, निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स के साथ, और दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तो है ही, तो इन दोनों के साथ मिलकर के ये काम कर रहा है फिलहाल। और इस चीज़ का नाम याद रखना है, एक्सरे सेतु। इसकी मदद से काफ़ी काम हुआ है कोविड-19 के दौरान, अच्छा इसने काम किया है, इसलिए इसका नाम याद रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक्सरे सेतु। थोड़ा सा AI के लाभ समझ लेते हैं, AI क्या क्या कर सकता है। तो AI की मदद से एक तो पुलिसिंग कर सकते हैं, फार्मिंग सेक्टर में इम्पोर्टेंट है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। पुलिसिंग के क्षेत्र में कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो AI की मदद से कंट्रोल डेटाबेस के साथ चेहरे का मिलान किया जा सकता है,
कोई सेंट्रल डेटाबेस बनाया जाए, उसके साथ चेहरे का मिलान किया जा सकता है। सेंट्रल डेटाबेस में कई अपराधियों का डेटा होता है, ठीक है, ये चीज़ है। उसमें क्या करता है, ये जो एआई है उसका फेस देखता है, आई देखता है, उसके हाव भाव देखता है, ये सब देख करके उसको एनालाइज कर जा सकता है। जैसे सीसीटीवी कैमरा है, वो कहीं दूर लगा है तो बस चेहरे को देख करके वो नहीं पहचान सकता कि ये वाला वही आदमी है। उसके हाव भाव, चेहरा, आई वगैरह, किस प्रकार की है, उसके बाल कैसे हैं, वो सब चीज़ें जो भी डेटा डिजिटलाइज होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसके हिसाब से, और जरूरी है कि डिजिटलाइज हो डेटा, उसके हिसाब से उसे वो एक आकार दे सकता है। और अगर वो मिलता है, अगर वो 90% कम से कम भी मिल जाता है तो वो सूचित कर देगा, जो भी स्टेशन होंगे वहाँ सूचित कर दिया जाएगा कि भैया ये यहाँ घूम रहा है, देख लो। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो न्यूज है, इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी तक का हाई पे है, तो इस पे एक आर्टिकल आया है, तो उसको देख लेते हैं। इस समय जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 13,000 करोड़ है, और यूएस बिगेस्ट इम्पोर्टर हो चुका है। तो यूएस को हम कोई ये तेजस नहीं बेच रहे हैं। इक्विपमेंट जो होते हैं वो भारत से ही बनवाती हैं, वहाँ की जो प्राइवेट कंपनी हैं, और कुछ कुछ सरकारी कंपनियां भी बनवाती होंगी, लेकिन प्राइवेट कंपनियां जो हैं ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ प्राइवेट ही कंपनी है यूएसए में, तो ये जो है कुछ इक्विपमेंट बनवाती है। जैसे ये मान लो, ये आगे वाला पार्ट हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये मान लो वहाँ नहीं बन रहा है, तो वो यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ सस्ता पड़ेगा। चाइना से उन्हें इतना ज़्यादा नहीं रखना है, तो यहाँ सस्ता पड़ेगा वहाँ किसी कंपनी से। क्योंकि एक कंपनी अगर जैसे मान लो ये तेजस बना रही है, भारत की हेल बना रही है मान लो, तो वो सारे पार्ट्स नहीं बनाती है, अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह से आते हैं। जैसे ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे ये अलग जगह से आता है, ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये बाहर से आता है ये वाला पार्ट। और ये एक ही दो देश हैं जो बनाते हैं, और वो बहुत फेमस हैं। एक दो देशों में कोई कंपनी है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है इस चीज़ को बनाने के लिए। खैर, अगर आपको किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कौन सी कहाँ की कंपनी है, किस देश की कंपनी है जो ये वाला पार्ट बनाती है। ये क्या होता है, जब ये हवा में होता है, मान लो ये दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है, वो ना, बट अगर ये दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है तो ये खुलता है और पायलट बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें जो भी रहता है वो कहीं बाहर से आता है। तो खैर, ये बात है। तो ऐसी चीज़ें अलग अलग जगह से आती हैं, तो ये एक ही जगह पे नहीं बनती, कुल मिला के बात है। तो यूएसए में भी ऐसी ही जो कंपनियां हैं वो अलग अलग इक्विपमेंट बनाती हैं। भारत में बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिलती हैं, तो क्योंकि इनके जो छोटे छोटे पुर्जे हैं ना, जैसे यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें लगी हुई हैं, वो भी एक प्रॉपर उसका डिजाइन है, वो कहीं भी कुछ भी नहीं बन सकता। तो उसको उसके लिए भी कहीं ना कहीं से इनको एक सही जगह चाहिए, तो वो भारत से उनको सस्ता पड़ जाता है, इसलिए वो यहाँ ऐसे लेते हैं। तो इस तरह से, इसके अलावा फिलीपीन से हमारा ब्रह्मोस को लेकर के चल रहा है। तो ब्रह्मोस की 3 सेल्स उन्होंने 3 सेल्स मंगाई हैं, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। 3 सेल्स मंगाई है उसकी। इसके अलावा तेजस को भी बेचने की बात चल रही है, ठीक है, इसकी भी डील होने वाली है। तो ये सब मिला करके अभी तक 13,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है रक्षा के क्षेत्र में, और ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि भारत में इस टाइप की छोटी छोटे इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां बहुत अच्छी हैं। भारत का एक्सपोर्ट किस तरह से हुआ है उसको थोड़ा समझते हैं। इस समय प्राइवेट सेक्टर 70% एक्सपोर्ट करता है भारत में, ठीक है, 70%, और 30%, ओके, 30% पब्लिक सेक्टर में, जो बचा वो 30% ही होता है। 30% पब्लिक सेक्टर में होता है, मतलब ये सब चीज़ें होंगी ना, रक्षा वाली चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें भारत बेचती है। इसके कुछ टाइम पहले की अगर बात करें तो 90% ये प्राइवेट सेक्टर होता था और 10% पब्लिक सेक्टर होता था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले 90% जो बाकी चीज़ें हैं ना, जो प्राइवेट बनाई जाती हैं, वो बिकती थी। लेकिन अभी अंतर क्या आ गया है कि 30%, क्योंकि ये जो हेल वेल हैं ये सब पब्लिक सेक्टर में आएंगी, ठीक है, ये सब भी बेचने लगी। तो अब इनका एक्सपोर्ट भी 30% हो गया। अपने टोटल 100% एक्सपोर्ट का 30% अब रक्षा में होने लगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये घट गया है, ये नहीं घटा है, ये जो था वो है और बढ़ ही रहा है, इन्होंने बढ़ा दिया है अपना, समझ गए। अभी 2022 में क्या क्या डील हुई है इसको देख लेते हैं। अभी डील होने वाली है फिलीपींस के साथ 374
$1.696 मिलियन अमेरिकन डॉलर की फिलीपींस के साथ होने वाली है ब्रह्मोस को लेकर। इसकी 3 सेल भारत द्वारा इनको बेची जाएंगी। तो ये वाली एक अच्छी डील है, बड़ी डील होने वाली है। इसके अलावा 310 डिफरेंट वेपन्स और उसके इक्विपमेंट को हमने अब इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। पहले हम खरीदते थे, अब उसे बंद करना है और 2025 तक ये हम खुद ही बनाएंगे। कई हमारे जैसे मिग 19 हो गया या मिग का कोई भी विमान हो गया, मिग 21 हो गया मान लो, तो इसमें कुछ पार्ट्स वगैरह हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सपोर्ट हमें करना पड़ता है उसके पार्ट, क्योंकि ख़राब होते जाते हैं कुछ टाइम बाद। तो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी की एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें कौन कौन से आते हैं वो बहुत सारे हैं, अलग अलग चीज़ें। खैर, तो इसके जो पार्ट होंगे अब हम खुद बनाएंगे, ठीक है। अब हम इनसे नहीं खरीदेंगे, हमने इस चीज़ का फैसला किया। हालांकि ये सब चीज़ों में नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चीज़ों में इजाज़त ही नहीं मिलती कि आप इसको खोलो भी। कुछ जैसे हमारे पास प्लेन है तो उसको हम खोल नहीं सकते, वो मान लो अमेरिका से ख़रीदा गया है तो अमेरिकन उस पर निगरानी रखते हैं कि भाई इसको तुम खोल करके कॉपी नहीं कर सकते। तो ये भी ध्यान रखना कि ये चीज़ भी होती है कि हर जो भी हमें मिलती हैं चीज़ें उसको हम कॉपी नहीं कर सकते, उसका कोई भी पुर्जा खोल नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ उसका यूज कर सकते हैं। मान लो कोई प्लेन है या मान लो कोई भी विमान है, तो उसको ऐसा नहीं है कि खोल करके उसका इंजन हम सही करेंगे, नहीं। अगर इंजन गड़बड़ होता है तो वहाँ से ही मैकेनिक आएंगे, अमेरिका की सरकार ही भेजेगी या जो भी कंपनी होगी, मान लो बोइंग दे रही है तो बोइंग भेजेगी, वही ठीक करके देंगे, हम उसे उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ होती है। तो इसमें तो कुछ चीज़ें लेकिन ऐसी होती है जिसमें ये वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, हम बना सकते हैं। हमारा इस तरह से उसमें पहले ही बात हो गई होती है कि भाई देखो हम इस हिसाब से इसको लेंगे। तो अगर उनके लिए इतनी ज़रूरी नहीं होती, मान लो बोइंग के लिए है, इतना ज़रूरी नहीं है कि इसका कॉपी हो गया तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो अलाउ कर देते हैं। इस टाइप की चीज़ें हम खुद बनाएंगे। तो 2025 के लिए इसका ये वाला हमारा लक्ष्य है। लास्ट में एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ट्रांस हिमालय की बात की जा रही है यहाँ पे। ट्रांस हिमालय में कौन सी रेंज है जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक। इसमें से कौन सी रेंज है जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो पहले तो ट्रांस हिमालय पता होना चाहिए। मान लो ये हमारा भारत, ठीक है, ये वाला, और ये वाला है हिमालय, ठीक है। पूरा मैं नहीं बनाऊंगा, ज़रूरत भी नहीं है। तो ये वाला है हिमालय, ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे, ये कहलाता है ट्रांस हिमालय। ध्यान रखिएगा, ये वाला इलाका ट्रांस हिमालय कहलाता है। तो इसमें कौन कौन सी आती है? एक तो काराकोरम आता है, फिर आता है लद्दाख यहाँ बीचों बीच, और फिर जास्कर। ओके, तो ये शिवालिक यहाँ कहीं आ जाता है, ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो शिवालिक हो जाता है। ये जो नया वाला हमारा हिमालय है ना, उसका पार्ट हो जाता है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट हो जाता है। इसको भी हम मैप में देख लेते हैं। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, 4th हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैप बेस्ड से इसको देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये है काराकोरम, ये सबसे ऊपर, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। इसके बाद लद्दाख है और ये जास्कर है, ठीक है। तो ये वाला हो गया अपना ट्रांस हिमालय, ये वाला पार्ट हो गया हमारा हिमालय पार। और ये है ग्रेटर हिमालय, ये वाला जो ये पूरा जा रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से फिर मुड़ेगा, ये है ग्रेटर हिमालय। ये है शिवालिक जो हमारे प्रश्न में था। तो ये वाला हमारा सही उत्तर होता है, ये इधर है, सबसे इस पार में है शिवालिक। इसको ध्यान रखना है। ये है कैलाश, ठीक है, ये वाला है कैलाश। तो इसकी कुछ लोकेशंस धीरे धीरे हम याद कर लेंगे, ऐसे प्रश्न करते रहेंगे। यार ये है हिंदकुश, इसका भी ध्यान रखना। इस वाला ये वाला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, क्योंकि अलेक्जेंडर हो या और भी बहुत सारे कोई भी हो, तो वो इधर ही से आए थे, ठीक है। यही वाला रास्ता उन्होंने चूज़ किया था, तो इधर ही से आए थे। खैर, तो ये हिंदकुश और काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है, कैलाश, और ये वाला हमारा आंसर हो गया शिवालिक। तो इसकी लोकेशन भी ध्यान रखना है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए प्लीज़ कमेंट करो। कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हो, बहुत कम संख्या आ रही है, बढ़ाओ, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो संख्या बढ़ाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।